हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इसकी संभावना है, तो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? मतलब पूरे परसेंटेज में जो एरिया है पूरे इंडिया का वो कितना प्रतिशत है? 2.42% ओनली। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। 2.42% इतना ही हिस्सा है भारत का पूरे विश्व का। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण से विस्तार कितना है? ठीक है, तो उत्तर का मतलब है ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक ये कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ओनली। ठीक है, यदि पूछें पूर्व से पश्चिम, मतलब गुजरात से लेकर के और सामने जो अरुणाचल प्रदेश आता है पूर्व के एरिया में, उस तरफ अगर सीधी रेखा लगा दी जाएगा तो उसका विस्तार कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है सिर्फ। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये दूरी दे रखी है। नेक्स्ट है, भारत की जलीय सीमा पड़ोसी देश चीन और नेपाल से नहीं है। देखिए, दो ये ऐसे देश है, भारत, चाइना, नेपाल, ये जो है भूटान भी है, उसके साथ जलीय सीमा हमारे साथ नहीं लगती। अदर जो ये अफगानिस्तान से भी नहीं लगती, लेकिन जो अदर जो हमारे कंट्रीज है नेबर कंट्री, उनके साथ जो है हमारी जलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से के साथ लगती है? तो स्थल सीमा लगती है 7 देशों के साथ। नेक्स्ट है, और जो जलीय सीमा है वो लगती है 5 देशों के साथ। ठीक है, जलीय मतलब जो समुद्र के किनारा, जैसे नीचे साउथ में जाएंगे तो श्रीलंका है, वैसे ही 5 देश हैं हमारे। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देख लीजिए, 17.04%। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ 17.04%, जो कि बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पर भारत है, पहले पे चाइना। जनसंख्या के मामले में जनसंख्या जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और यही मेन कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, बीमारियां हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत पैदा करती है पॉपुलेशन। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि पॉपुलेशन बिल लाया जाए। ठीक है, इसी से सारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिण बिंदु, जो साउदर्न पॉइंट है भारत का, वो कौन सा है? साउथ का सबसे लास्ट बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है सबसे साउथ का। और उत्तरी पूछें, उत्तरी बिंदु तो है इंदिरा कॉल है ऊपर जम्मू कश्मीर। ठीक है, और आगे पश्चिमी बिंदु पूछें, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु मतलब सबसे लास्ट पॉइंट वो है सरक्रीक। और यदि पूर्वी बिंदु पूछें तो है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है। वालांगू अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट, इंदिरा कॉल, सरक्रीक और वालांगू, ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट है, भारत चीन के बीच जो सीमा है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, जिसका समझौता हुआ था 1914 में शिमला समझौता द्वारा। ठीक है, तो मैकमोहन लाइन इसको बोलते हैं, बीच में रेखा बनाती है। और आगे है भारत पाकिस्तान के बीच लाइन, ये है डुरंड लाइन, 1896 में ये सर डुरंड ने ये लाइन बनाई है। ठीक है, डुरंड लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच। आगे है रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947। ये आपके लिए होमवर्क है, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है, आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट है, भारत का समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? GMT मतलब 5.5 घंटे हम ज़्यादा आगे हैं। यदि यहाँ पे अगर सुबह हो रही है तो अमेरिका में अभी रात ही हो रही होगी। यदि यहाँ पहली तारीख है तो उधर अभी 30 ही तारीख हो रही होगी, पिछला ही महीना काउंट होगा, इसलिए हम 5.5 घंटे आगे हैं। उधर 5.5 घंटे बाद सुबह होगी। ठीक है, तो GMT एक इमेजिनरी लाइन हमने अर्थ पे उतारी है, इमेजिनरी, ताकि टाइम देखने के लिए आसानी हो जाए।
डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है? ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। ये भी इमेजिनरी लाइन्स है टाइम देखने के लिए। कर्क रेखा कितने भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से, और ये 8 स्टेटों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? गुजरात की तट रेखा जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। भारत चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं जो चाइना के बॉर्डर को टच करते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 5 जो स्टेट्स हैं वो ये टच करती हैं हमारी चाइना बॉर्डर को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे आता है म्यांमार भी हमारा पड़ोसी राज्य है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 जो भारतीय राज्य हैं वो इनको टच करते हैं म्यांमार को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। म्यांमार की राजधानी है नेपितो, ये भी बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? मतलब जो भारत है पूरा इंडिया की बात करें तो उसका कितना % पहाड़ियाँ और पर्वत हैं? तो 28.8% जो है पहाड़ियाँ और पर्वत है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है, K2 याद रखेंगे इसको। और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। लेकिन भारत की बात करें तो K2 है। कार्डिमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डिमम इलायची की पहाड़ियाँ हैं, इलायची पाई जाती है केरल, आपको पता होना चाहिए। जो मसालों का जो राज्य बोला जाता है इसको, मसाले की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है केरला में। ठीक है, केरला ही मसालों के लिए फेमस है। और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मसालों की दिल्ली में, खारी बावली। ठीक है, पैदावार वहाँ पे और मार्केट सबसे बड़ी दिल्ली में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? बिहार में, इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे बोला है किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? भाई माउंट एवरेस्ट। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा और चोमोलुंगा इसको बोला जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 8848.86 मीटर, है ना। इसको नोट डाउन कर लेना, 8848.86 मीटर इसकी टोटल हाइट, रिसेंटली अपडेट द्वारा। भारत का रूर किसे कहा जाता है? ये छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू उसको बोला जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं MP मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स जिनको बोलते हैं तमिलनाडु में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनामलाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामलाई है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति ये गेहूं से रिलेटेड है, गेहूं की पैदावार ज़्यादा हुई थी इसमें हरित क्रांति। ठीक है, MS स्वामीनाथन को जाता है। और ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। आत्मनिर्भर बन गए थे हम प्रोडक्शन में। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। दूध उत्पादन में तो श्वेत क्रांति वाइट रिवॉल्यूशन जो रिलेटेड है वो दूध से है, मिल्क से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। तो आज की डेट में दूध की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारा जो दूध का ब्रांड है अमूल, वो भी इसी का नतीजा है, श्वेत क्रांति का ही, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन। और आज के टाइम पे हम लोग ये अमूल के जो भी आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देशों में, तो ये उसी का कारण है श्वेत क्रांति का। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट जो उत्पादन होता है। कटनी और चुरका किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट जो फैक्ट्री होती है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पिंपरी है पेंसिलिन उद्योग से, पेंसिलिन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। काराकोरम जो राजमार्ग है वो किसको किससे जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। काराकोरम जो रेंज है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ती है, राजमार्ग है ये। रेलवे
जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई? 1905 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण है जो राष्ट्र को समर्पित हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया भारतीय इंडियन रेलवे का 1950 में। और भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस, अब तेजस भी आ चुकी हैं कई गाड़ियाँ, अभी बुलेट ट्रेन भी उसके ऊपर काम चल रहा है, तो ये अपडेट होता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014। तो ये 28वां राज्य बनकर उभरा है। अभी 28 राज्य हैं, ठीक है। तो 29 बने थे जब ये बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी बनने से ये 28वां राज्य नया बना है। ये सबसे लेटेस्ट है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। सबसे अधिक जनसंख्या है भारत में उत्तर प्रदेश, यूपी में 2011 के अकॉर्डिंग। अभी हर 10 साल बाद जनगणना होती है, ठीक है। लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में होनी थी, लेकिन वो टल चुकी है, पता नहीं कब होगी, उसके लिए भी टाइम लगेगा, 3-4 साल और लगेंगे अभी, ठीक है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, फिर नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। 2011, 21, 31 ऐसे होगी। नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में 2011 के ही अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है राजस्थान, सबसे बड़ा है। और सबसे कम है गोवा। और गोवा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। गोवा ही सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो गोवा बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ये गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी, लिख लेंगे इसको। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। पश्चिम बंगाल की शोक की नदी कौन सी है? तो दामोदर। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, दामोदर। पश्चिम बंगाल की शोक की नदी है दामोदर। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। इसी डेल्टे में से जो है भारत की ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है निकलता है यहाँ से, यहाँ पे निकलती हैं दोनों मिलकर, ठीक है। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ये मीठे पानी की झील है वुलर, ठीक है। वुलर फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर की। पुष्कर झील है राजस्थान में, पुष्कर लेक राजस्थान। सांभर लेक है राजस्थान। हुसैन सागर लेक है हैदराबाद, ठीक है। कांडला बंदरगाह, कांडला का जो पोर्ट है बंदरगाह वो है गुजरात, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज शिप्स खड़ी रहती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं, तो गुजरात। किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 3/4 भाग पर वन पाए जाते हैं? 3/4 मतलब अगर 4 हिस्से किए जाए मिजोरम पे, तो सबसे ज़्यादा जंगल हैं वो मिजोरम में पाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो 3/4 भाग वनों से ही घिरा है। सुंदरवन कौन से ये कहलाते हैं वन? मैंग्रोव फॉरेस्ट। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर दस्तक देता है? केरला। केरला में मानसून सबसे पहले आते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। और ये नागार्जुन सागर परियोजना है कौन सी स्टेट में? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है सलाल परियोजना, किस नदी पे है? सलाल परियोजना है चिनाब, जो कि जम्मू कश्मीर JNK में है। अभी यूटी है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 2 यूटीज़, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है धारा 370 हटाने के बाद। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतियों से रिलेटेड। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंध है। पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन तिलहन। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी जो क्रांति है पिंक रिवॉल्यूशन, वो झींगा उत्पादन से रिलेटेड है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि विकास से रिलेटेड है,
ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लाल क्रांति जो रेड रिवॉल्यूशन है वो है टमाटर या मांस के उत्पादन से, दोनों में आएगा। रेड रिवॉल्यूशन टमाटर और मांस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो गेहूं, कपास, तंबाकू, आलू, प्याज, मूंगफली, धान में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, इन सभी मामलों में आलू, प्याज, मूंगफली, धान ये लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेना। तो फ्रूट्स भी हिमाचल, पूरे विश्व में फ्रूट भी चाइना और भारत में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम कीट पालन से। रेशम के जो कीट पालन होते हैं उसके रिलेटेड है सेरीकल्चर। वर्मी कल्चर का संबंध है केंचुआ पालन से। केंचुआ पालन से हॉर्टिकल्चर से संबंध है बागवानी से। विटीकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर का संबंध है फूलों के उत्पादन से। ठीक है, फूल या सब्जियों के उत्पादन से फ्लोरिकल्चर का संबंध है। ये सारे कल्चर जो है इम्पोर्टेंट है, और जो क्रांतियाँ हैं वो भी, रिवॉल्यूशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक एक पूछी गई है काफ़ी बार एग्जाम्स में, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर ले। ठीक है, और डेली जो रिवाइज करते रहना इन सभी को, तभी याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच। Like, share and subscribe the channel. Thank you.